नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जी हाँ, आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ एक महीना बचा हुआ है, तो एक महीने में इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना या सारे टॉपिक्स पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। इस वीडियो को हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक वीडियो में हम लोग 20 to 25 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे। एंड दीज क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को कवर करेंगे। कैसे? like these questions in this, we'll not only be answering the questions, we will also be talking the entire text, like discussing the entire text that is related to that topic. Let's say for example, if the question comes regarding emergency, so we'll also be discussing the entire emergency part. कितनी तरह की emergency होती है, कौन से आर्टिकल में emergency है, कितने टाइम के लिए लगती है, कब कब लगी है, तो हम ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। ताकि नॉट ओनली अगर वो क्वेश्चन आए या फिर इमरजेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है तो आप लोगों को उसका जवाब पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग पेन और पेपर लेके बैठेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे। जितनी बार आप लोगों के नोट्स रेडी नहीं हो जाते, नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। नोट्स ही आप लोगों की हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भेज दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंसी वीडियो की बढ़ जाएगी जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस वीडियो को मैं मतलब लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज को हम लोग 3-4 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें आई विल मेक श्योर कि हम लोग कोशिश करें कि हम अराउंड 80 to 100 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास की जितनी चीजें होंगी ना वो भी हम सारा कुछ इसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर ना भी आए तो आपको आसपास का पता होगा तो आप उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए रेडी हो पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है? अब प्रेसिडेंट जैसे कि आप लोगों को पता है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हो जाता है। प्रेसिडेंट क्या होता है? वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हो जाता है। और अगर आप ये आर्टिकल्स देखोगे 52, 54, 59, 61, तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड हैं, प्रेसिडेंट के ही आर्टिकल्स हैं सारे। तो हम इन सारे आर्टिकल्स को एक बार अच्छी तरह देख लेते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। क्या बात करता है? आर्टिकल नंबर 52 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल नंबर 54 क्या बात करता है? 54 बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या बात करता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद 59 क्या बात करता है? 59 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और 61 क्या बात करता है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग प्यार से इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया इम्पीचमेंट का कौन सा आर्टिकल है। सबसे पहली बात तो प्रेसिडेंट के हटाने के तरीकों को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। और उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 61 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा विच आर्टिकल डील्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो 52 बात करता है प्रेसिडेंट, 54 इलेक्शन, 59 प्रोटेक्शन, 61 इम्पीचमेंट। अब अगर इलेक्शन देखें तो इलेक्शन को अगर हम आगे फर्दर देखें तो इलेक्शन में भी फर्दर कुछ चीज़ें हैं कि प्रेसिडेंट को कौन कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को कौन कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट को कौन कौन इलेक्ट करता है। सबसे पहले तो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ दो ही स्टेट्स में है, दिल्ली और पौंडीचेरी।
ठीक है। तो ये सब लोग मिलकर किसका चुनाव करते हैं? प्रेसिडेंट का। इसको क्या बोलते हैं? इसको इलेक्टोरल कॉलेज या फिर कोलिजियम बोलते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज या फिर कोलिजियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है, ये सारी प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज तो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? डीपीएसपी है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। कौन से में है? पार्ट 4 में। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है। अब डीपीएसपी में क्या चीज नहीं है? वर्क है, बिल्कुल है, प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है, अनटचेबिलिटी क्या है? फंडामेंटल राइट में। अनटचेबिलिटी का डीपीएसपी में कोई जिक्र नहीं है। अनटचेबिलिटी की बात कहां की गई है? फंडामेंटल राइट में की गई है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बिना सोचे आंसर कर देना, बी आर अम्बेडकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात आए तो बी आर अम्बेडकर, पर बाकी नाम भी आम नहीं है, बाकी नाम भी आम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है बाकी भी, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, या फिर कुछ जगह पे उनको फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन थे? फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे। अब बी आर अम्बेडकर भी कोई छोटा टॉपिक नहीं है। अगर बी आर अम्बेडकर को भी हम कवर करने की कोशिश करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बी आर अम्बेडकर से, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है, जिनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहला क्या है? ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट क्या है? ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। और क्या था? ये हमारे चीफ आर्किटेक्ट भी थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन थे ये हमारे? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था। इनको मॉडर्न मानू के नाम से भी जाना जाता था। ये सारा किसके बारे में बात है? हमारे बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में। क्या है? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? बी आर अम्बेडकर। फादर ऑफ नेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। मॉडर्न मानू किसको जाना था? बी आर अम्बेडकर को। कुछ भी पेपर में आ सकता है, सबका जवाब पता होना चाहिए। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। टर्म सेक्युलर, जो एक टर्म है सेक्युलर, ये कौन सी अमेंडमेंट से आई थी? तो सारी अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम हर अमेंडमेंट को वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? सबसे पहला है हमारे सामने 42nd अमेंडमेंट। कब आया था ये? 1976 में आया था। कब आया था ये? 1976 में आया था। इससे सिर्फ सेक्युलर नहीं, टोटल 3 वर्ड जुड़े थे। इस अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। कौन कौन से थे वो? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसी अमेंडमेंट को प्यार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल को और क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। पार्ट 4A में, पार्ट 4A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी इसी अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था ये आज तक के इतिहास का। 1976 में आया था। 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इस ये अमेंडमेंट अपने आप में इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि इस अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो कि हमारे पार्ट 4A में ऐड हुई थी, वो भी इसी अमेंडमेंट से आई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 44th अमेंडमेंट। ये आया था 1978 में। 44th अमेंडमेंट कब आया था? 1978 में आया था। राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को कहाँ
पे फंडामेंटल राइट से हटा के कहाँ भेज दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल नंबर 300A में भेज दिया था, आर्टिकल नंबर 300A में भेजा था। मतलब इसको क्या बना दिया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था। आई रिपीट, 44th अमेंडमेंट 1978 में आया था। इस अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको फंडामेंटल राइट से उठा के कहाँ डाल दिया, आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया और उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। 61st अमेंडमेंट हमारी कब आई थी, 1988 में आई थी। कब आई थी, 1988 में आई थी। इस अमेंडमेंट से वोटिंग एज को 21 वर्ष से घटा के 18 कर दिया गया था। इस अमेंडमेंट से वोटिंग एज से कम करके 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। 52nd अमेंडमेंट हमारी आई थी 1985 में। कब आई थी, 1985 में आई थी। इससे हमारा 10th शेड्यूल ऐड हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। 10th शेड्यूल कौन सा है, एंटी डिफेक्शन। कौन सा है, एंटी डिफेक्शन हमारा 10th शेड्यूल है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। चारों अमेंडमेंट फेवरेट अमेंडमेंट है एग्जामिनर की। दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये अमेंडमेंट इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई थी। फिर आता है 44th अमेंडमेंट, ये 1978 में आया था। इसी अमेंडमेंट को राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको वहां से उठा के हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। फिर आता है 61st अमेंडमेंट जो कि आया था 1988 में। इस अमेंडमेंट से वोटिंग एज को 21 से घटा के 18 कर दिया गया। फिर 52nd अमेंडमेंट आया जो 1985 में आया था, 10th शेड्यूल से आया था और इस अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड किया गया था और जिसको हम लोग एंटी डिफेक्शन भी कहते हैं। अब को अमाउंट इसका आंसर हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन नंबर A 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पास करने की इजाजत देता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A आर्टिकल नंबर 123। बाकी आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अच्छा हाँ एक और चीज, आर्टिकल नंबर 368 भी इंपॉर्टेंट है। ये ना अमेंडमेंट्स की पावर देता है। ठीक है, जो ये हमने ऊपर 4 अमेंडमेंट पढ़ी हैं, ये पार्लियामेंट को अमेंडमेंट्स की पावर कौन देता है, आर्टिकल नंबर 368 देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट एक जो है पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, 245, 255, 323 या 100। आंसर इज ऑप्शन नंबर 245। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगले 2 सवाल हमारे फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड है। सारे आर्टिकल ध्यान से देखेंगे फटाफट ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 20। पहले सारे आर्टिकल देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25 क्या बात करता है, एनी सिटीजन इज फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। भैया जो रिलीजन चाहो वो रिलीजन फॉलो कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 29 बात करता है प्रोटेक्शन किसकी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल नंबर 30 बात करता है कि माइनॉरिटीज चाहें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन कर सकती हैं। माइनॉरिटीज चाहें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन और एडमिनिस्टर कर सकती हैं। तो माइनॉरिटीज आर फ्री टू रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल नंबर 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। ठीक है, जिसके तहत हमें 5 रिट्स भी मिलती हैं। अलग से क्लास लेंगे इसके ऊपर, फिर बताता हूँ। 5 रिट्स भी मिलती हैं। फिर आर्टिकल नंबर 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 19 हमें फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है।
आर्टिकल नंबर 19 हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम देता है, राइट टू रिसाइड, मूव, प्रोफेशन, सब कुछ देता है। ये फंडामेंटल राइट टू स्पीच वगैरह ये सब हमें आर्टिकल 19 में मिलती है। आर्टिकल नंबर 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 25 अगेन जो मैंने ऊपर बताया था, फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ठीक है, सारे आर्टिकल देख लिए। 25 फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन। 29 इंटरेस्ट कर प्रोटेक्शन करता है किसकी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 30 बोलता है कि भैया आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी चाहे तो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर सकती हैं। 32 हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है जिसमें से 5 रिट्स मिलती हैं। अगेन आर्टिकल 15 क्या बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 19 क्या बात करता है, फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है जिसमें राइट टू मूव, राइट टू रिसाइड, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब मिलते हैं हमें। आर्टिकल नंबर 21 बोलता है राइट टू लाइफ, और आर्टिकल नंबर 25 बात करता है अगेन प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट एनी रिलीजन। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज कौन से मिलते हैं, आर्टिकल नंबर 29 में, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेकंड होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें कहाँ मिलता है, हमें फंडामेंटल फ्रीडम्स मिलता है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, कौन ऑर्डिनेंस पास करने के लिए ऑथराइज है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। What is the maximum duration of president of India can impose emergency? मैक्सिमम कितने समय के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 352 वाली इमरजेंसी की बात हो रही है। तो अब इमरजेंसी और कितनी तरीके की होती है, इमरजेंसी आर्टिकल 352 में भी है, इमरजेंसी आर्टिकल 356 में भी है, और इमरजेंसी आर्टिकल 360 में भी है। आर्टिकल 352, 356 और 360 तीनों इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी, 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्यार से प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लगा है, नेशनल इमरजेंसी भी 3 बार लागू की गई है। ठीक है, इमरजेंसी हम लोग पूरा एक सेपरेट टॉपिक सेपरेट क्लास में कवर करेंगे, बट हाँ 3 तरह की इमरजेंसी होती है, 352, 356 और 360, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए लगाई जा सकती है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6 मंथ्स। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 मंथ्स। ठीक है, फिर देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में देता है, हमने ऊपर पढ़ लिया आर्टिकल नंबर 32 में देता है, पर हम बाकी 3 आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 12 क्या बात करता है, आर्टिकल नंबर 12 डेफिनेशन देता है, क्या बात करता है, डेफिनेशन देता है। आर्टिकल नंबर 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, क्या बात करता है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में। और आर्टिकल नंबर 16 क्या बात करता है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट के बारे में, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर कौन है, इम्पीचमेंट भी नहीं है, रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में की जाती है, इंट्रोडक्शन भी नहीं है और क्रिएशन भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे कुछ पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले इन पार्ट्स को देख लें, सारे पार्ट्स में क्या क्या है। सबसे पहले सारे पार्ट्स में क्या क्या, पार्ट 4 हमने देखा, पार्ट 4 हमारा क्या है, डीपीएसपी। पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 5 क्या है, द यूनियन, पार्ट 5 है हमारा द यूनियन। पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमारा पार्ट 3 है। और पार्ट 6 है हमारा द स्टेट, द स्टेट। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन जुडिशरी। अभी यूनियन के साथ जुडिशरी लगा हुआ है, तो ये द पार्ट 5 में ना द यूनियन है, इसमें सब कुछ है, यूनियन का लेजिस्लेटिव, यूनियन का एग्जीक्यूटिव, यूनियन का जुडिशरी, तो इसीलिए यहाँ पे यूनियन जुडिशरी लगा हुआ है, तो पार्ट 5 के अंदर ही यूनियन जुडिशरी भी डिफाइंड है। ठीक है, Who has the authority to declare law unconstitutional? लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की अथॉरिटी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्यार से जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट हमारा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। कौन से उसमें जो पावर है यूनियन और स्टेट में डिवाइड होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 246। ठीक है,
कौन से आर्टिकल से अनटचेबिलिटी एबॉलिश होता है? दोबारा देख लेते हैं सारे आर्टिकल। आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, 17 अनटचेबिलिटी के बारे में, 17 हमारे बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में, 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, टाइटल्स को एबॉलिश करता है, और 19 हमें फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। 19 हमें फंडामेंटल फ्रीडम, अबॉलिश अनटचेबिलिटी कौन करता है? आर्टिकल नंबर 17। Who which under the Indian Constitution the President of India can remove the judge of the Supreme Court recommendation? किसकी recommendation चाहिए होती है? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ या नन? आंसर इज सी, बोथ। दोनों की रिकमेंडेशन से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज यूनिकैमरल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट में यूनिकैमरल? सबसे पहले यूनिकैमरल होता क्या है? जहां आपने देखा होगा हर जगह हम लोग बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं। इंडिया में जैसे लोकसभा राज्यसभा है, हर स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है, ऐसे ही दैट इज कॉल्ड बाई कैमरल। ऐसा एक स्टेट है जहां पे सिर्फ एक ही हाउस है, सिर्फ ओनली सिंगल हाउस इज देयर, दैट इज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच इज नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है। Which of the following is the feature of Indian Constitution? Parliamentary, unitary, strong? Answer is parliamentary form of government है ना हमारे यहाँ, तो parliamentary. What is the term of office of members of राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर्स का ऑफिस कितना होता है? 6 साल होता है। 5 भी नहीं, 4 भी नहीं, 6 याद रखना। राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? राज्यसभा का स्पीकर होता है वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 238 मेंबर्स हमारे इलेक्टेड हैं और 12 मेंबर्स हमारे नॉमिनेटेड हैं, जिनको अलग अलग स्किल्स के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है स्पीकर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, टोटल 250 मेंबर्स हैं, जिसमें से 238 हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 मेंबर्स हमारे नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, तो इसी के साथ फटाफट हम लोग ने खत्म कर दिए 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक बार प्लीज इन वीडियो को क्वेश्चन को दोबारा देख लेना और नोट्स बना लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत बहुत मिलता है अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।